नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 22 जीके में। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। और जो भाई या दोस्त अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसमें जाके देख सकता है। सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग ऑलरेडी कैबिनेट मिशन को समाप्त कर चुके हैं। कैबिनेट क्रिप्स मिशन को समाप्त कर चुके हैं। और इसके बाद जो अगला आ रहा है या अगला सम्मेलन होगा या समझौता होगा, वो शिमला समझौता या वेवेल योजना आती है। अब वेवेल योजना जब आती है तो इसमें ये लोग क्या क्या बातें करते हैं, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, क्रिप्स मिशन के विफल के बाद कांग्रेस को ये विश्वास हो गया था। कांग्रेस का मतलब जो हमारे ये कांग्रेस की जो एक समिति थी, एक उसमें लोग थे, वो एक संगठन था। तो उसमें जो लोग थे उनको विश्वास हो गया था कि अब अंग्रेजों से किसी प्रकार का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अब इनको मारो और भगा दो, ठीक है। अब ये लोग के मन में ये चलने लग गया था, किसके? कांग्रेस के लोगों को ये मन में चलने लग गया था, अब अंग्रेजों से किसी प्रकार की आशा मत रखिए। और ये लोग क्या करते हैं, 14 जुलाई 1942 को वार्धा में एक प्रस्ताव पारित करते हैं। प्रस्ताव पारित करने के बाद इस प्रस्ताव को अनुमोदन ये लोग कब देते हैं? प्रस्ताव का अनुमोदन मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान, और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। आंदोलन की शुरुआत जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी बात कर रहे हैं। आंदोलन की ये जो प्रस्ताव था ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया और कहां पे पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया प्रस्ताव। और कहां पे पारित किया गया था? तो वार्धा में पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव को, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को जो अनुमोदन किया गया था, रेक्टिफाई किया गया था, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में अनुमोदन किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। आंदोलन की जो शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है और अंततः 4 जून 1945 को वेवेल योजना या शिमला समझौता का प्लान ये लोग बनाते हैं, ब्रिटेन वाले, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वेवेल योजना यदि 4 जून 1945 को आई तो इसमें क्या क्या ये लोग बातें किए। तो वेवेल योजना जब समझौता हुआ शिमला में, जम्मू कश्मीर शिमला में एक शिमला समझौता मतलब एक जगह बैठक बुलाई गई, उसमें कुछ बातें किया गया। तो वो बातें क्या थी? नई कार्यकारिणी परिषद की गठन किया जाएगा। मतलब ये जो शिमला समझौता हुआ तो ब्रिटेन ने ये प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा कि भाई देखो, इस बार आप लोग जो है यदि स्वतंत्र होना चाह रहे हैं तो जो जो हम बातें कह रहे हैं उनको मान लीजिए आप लोग। अब भारतीय भी तो बहुत तेज थे ना, ऐसे कैसे मान जाते कि भाई तुम अपने मन का जैसे मर्जी है वैसे मनवा के चले जाओ, हम लोग मान लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। भारतीय तो भारतीय है ना, धूल चटा दिया अंग्रेजों को। नई कार्यकारिणी परिषद का गठन करने की ये लोग बात करते हैं वेवेल योजना में। और इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। किसके बराबर होगी? हिंदुओं के बराबर होगी। जो मुस्लिम जो कार्यकारिणी परिषद है ना, इसमें मुस्लिमों की जो संख्या होगी हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक है। यह परिषद जो कार्यकारिणी परिषद है यह अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी।
इसमें जो काम करने वाले लोग होंगे वो जो राष्ट्रीय सरकार है उसके समानांतर होगी, ठीक है, समानांतर होगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना खुद, ये वेबल योजना जो थी इसमें ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना खुद संविधान निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी किस समय ये जो 1942 में 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें जो जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है, बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाएगा। अब आगे ये लोग कहते हैं कि शिमला के बैठक में कांग्रेस की तरफ से, अब देखिए ये तो इतने ये लोग बातें करते हैं कि भाई ये हमारी प्रस्ताव है, आपको मानना है तो ठीक है, अदरवाइज हम तो आप लोग भगा ही देंगे हमें, ठीक है। ये जो अंग्रेज थे यही तो कह रहे हैं कि भाई नई कार्यकारी परिषद का गठन हम लोग करेंगे, मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या होगी उसमें हिंदुओं के बराबर होगी, और उसके बाद जो परिषद होगी वो किसके समानांतर होगी, तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समानांतर होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय खुद अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को, जितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ दिया गया था। अब आइए देखें अगला क्या बात है। अगला इसमें बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो शिमला समझौता हुआ था इसमें कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद भाग लेते हैं, और लीग चाहती थी कि वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है, ये जो परिषद है इसमें मुस्लिम सदस्यों का जो चयन हो वही करें, और जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अंततः 14 जुलाई 1945 को यह योजना जो है विफल हो जाती है। अब जब ये विफल हो जाती है तो आगे ये अंग्रेज क्या प्लान बनाते हैं, ये तो देखिए, ये नहीं कहा कि भारतीय जो है ना इनको धूल चटा दे, ये कुछ भी लेके आते थे भारतीय, ये कि उनके दिमाग में हो चुका था अब तुम्हारा दाल नहीं गलने वाली है। भारत में या इंडिया में अब अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी जी इसी समय 9 अगस्त 1942 को ये कहते हैं कि भारत तो छोड़ दो, नहीं तो हम लोग करने या मरने के लिए तैयार हैं, करेंगे या हम अपनी भारत माता को आजाद कराएंगे या तो हम खुद मर मिटेंगे। तो करो या मरो की नारा कब आता है, तो वही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आता है। कौन देता है, तो गांधी जी ने देते हैं। तो 14 जुलाई 1945 को यह योजना जो है समाप्त हो जाती है, जो वेबल योजना। और कब से कब तक चलती है, तो ये चलती है 25 जून से शुरू होती है, और कब तक चलती है, 14 जुलाई तक चलती है, ठीक है, 14 जुलाई 1945 तक चलती है। जब ये समाप्त हो जाती है तो ये लोग अगला मिशन भी भेज देते हैं। अगला जो मिशन आता है भारतीयों से जो सामंजस्य बनाने के लिए कि भाई आप लोग चाहते क्या हैं, भारतीयों से ये पूछने के लिए अगला योजना आती है कैबिनेट मिशन। अगला मिशन जो आता है कैबिनेट मिशन, इस समय लेबर पार्टी ब्रिटेन में बन जाती है, उसकी सरकार बनती है। उसी दौरान यह घोषणा किया जाता है पार्लियामेंट में कि भाई हम भारतीयों को आजाद कर देंगे, ठीक है। उसी दौरान तीन सदस्यों का एक योजना, कैबिनेट की योजना बनाई जाती है, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। और ये कब गठित किया जाता है, तो 1946 में गठित किया जाता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया जाता है, आइए देखते हैं। पहला प्रावधान, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और ये जो गठन होगा संविधान सभा का, ये अप्रत्यक्ष होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। हाँ, ये जो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। और हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो है चुना जाएगा। प्रत्येक विधानमंडलों के लिए जो 10 लाख की जनसंख्या है उस पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे। जो भी ये 10 लाख
की जनसंख्या थी उस पर एक प्रतिनिधि जब चुना जाता था तो वो जो प्रत्येक प्रतिनिधि अपने समुदाय से ही आते थे। और जैसे मान के चलिए कि मुस्लिम है तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसे चुन के भेजते थे, सिख है तो सिख के समुदाय के लोग ही उसे चुन के भेजते थे, ठीक है। हिंदू है तो हिंदू समुदाय के लोग चुन के उसको अपने प्रतिनिधि को विधानमंडल में भेजते थे, ठीक है। और वही संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और अगली देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव होता है। फिर प्रांतों के लिए अलग संविधान का व्यवस्था ये लोग कर जाते हैं। देखिए अभी यहाँ भी ये लोग जाते जाते भी मतलब वही कहते हैं ना, कुत्ता की पूंछ टेढ़ी होती है तो टेढ़ी ही रहती है। ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या व्यवस्था ये लोग करके जा रहे हैं, भारत को आजाद तो कर रहे हैं लेकिन इसमें भी भारत को बांटने का बीज डाल दिए। अब बीज क्या डाल दिए, अब देखिए कह रहे हैं कि सभी प्रांतों के लिए, जो भी प्रांत हैं ब्रिटिश प्रांत हैं उनके लिए अलग से संविधान की व्यवस्था किया जाएगा। ये कौन सी बात होगी भाई, सारे इंडिया के लिए एक ही संविधान बना दो, एक ही रूल रेगुलेशन बनाने की बात करो। तो यहाँ पे अलग संविधान की व्यवस्था की बात करते हैं ये लोग। संविधान सभा के कुल जो सदस्य थे, ये संविधान सभा के जितने भी सदस्य, कितने सदस्य थे तो 389 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 और देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य ये लोग लाने की व्यवस्था की है। और जो ये ब्रिटिश प्रांत थे ये वाले 292 और प्लस देखिए ब्रिटिश प्रांत 292 प्लस 4 ये प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के, तो यदि 292 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 296 प्रतिनिधियों में। अब ये 296 प्रतिनिधियों के आधार पर अब इनका विभाजन कैसे होता है, इसके अंदर मतलब ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो 296 प्रतिनिधि थे, अब उसमें भी अलग अलग व्यवस्था किया जाता है। अलग अलग कैसे किया जाता है, जैसे में सामान्य के लिए जो सामान्य लोग थे उनके लिए 213 सीटें दी गई और मुस्लिम को 79 सीटें दी गई और सिख को 4 सीटें दी गई। और देखिए अब महिला भी पीछे नहीं थी, महिलाएं भी इसमें भाग ली और महिलाओं के लिए भी व्यवस्था किया गया। तो महिलाओं के लिए 15 सीटें जो आरक्षित की गई और एससी के लिए जो 26 सीटें थी और एसटी के लिए 33 सीटें थी। और 500 मतलब 500 कुछ जो थी 562 रियासतें थी, इसमें से मात्र एक ऐसी रियासत थी देशी रियासत जो कि इस संविधान सभा में अब भाग लेने से इनकार कर देती है। वो कौन थी, अपना हैदराबाद रियासत थी, वो इसमें संविधान सभा में आने से मना कर देती है। अब जब ये सारी चीज हो जाता है, ये भी प्लान इन लोग का फेल हो जाता है। जब ये प्लान फेल होता है तो अगला प्लान क्या ये लोग करते हैं कि भाई अब भारतीय तो मान नहीं रहे हैं, अब मान नहीं रहे हैं तो क्या होगा भाई, मान नहीं रहे तो एक ही रास्ता है कि भाई उन लोग को अपने अनुसार जीने दो। तुम लोग कौन होते दूसरे के देश में जाके अपना चलाने वाले, बताओ। हम लोग तो तुम्हें बुलाने नहीं गए थे, तुम लोग खुद ही आए, व्यापार करने आए। चलो जब व्यापार करने आए तो व्यापार करना चाहिए तुम्हें। चलो तुम लोग के दिमाग में ये कहाँ से आ गया कि भारतीयों के ऊपर राज किया जाए। खैर उसकी बात तो अलग है, लेकिन आइए देखते हैं अब जो अगला ये लोग प्लान लेके आते हैं। क्या प्लान लेके आते हैं, जिसे माउंट बेटन योजना या बाल्कन प्लान या डिग्बी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान के नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम और से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। जो माउंट बेटन योजना आती है 1947, या इसको एक नाम से और बाल्कन प्लान, या इसको तीसरे नाम से जाना जाता है डिग्बी बर्ड प्लान या इस्मान प्लान। तो आइए इसमें क्या क्या ये लोग प्रावधान किए या क्या क्या बातें हुई, इसमें आइए जानते हैं। माउंट बेटन योजना भारत की आजादी के लिए डिग्बी बर्ड प्लान तैयार किए। जो माउंट बेटन थे वो क्या किए, माउंट बेटन भारत की आजादी के लिए एक प्लान तैयार किए जिसे डिग्बी बर्ड प्लान कहा जाता है, या
इस्मान प्लान या बाल्कन प्लान कहा जाता है, जिसमें 3 व्यक्ति थे, हेस्टिंग, इस्मान और जॉर्ज एबल और माउंटबेटन थे। आइए इसमें जो जो बातें किया गया उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब ये लोग मान गए, अब ये लोग अंग्रेज जो है मान गए कि भाई अब भारतीयों को आजाद कर ही देना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि भाई 15 अगस्त को 2 अधिराज्यों का गठन कर दिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत की बात की गई। ठीक है, भारत की बात की गई और पाकिस्तान की बात की गई। अब देखिए, प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा। इनका दूसरी शर्त ये थी कि देखो भाई 2 अधिराज्य तो बनाएंगे, लेकिन उन राज्यों में जो भी राज्य हैं, वो दोनों राज्य में हमारे तरफ से एक एक दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल होंगे। जो गवर्नर जनरल किसके द्वारा चुना जाएगा? वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चुना जाएगा, नियुक्त होगा। ठीक है, प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा और जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट करेंगे। और अगली बात ये लोग ये करते हैं, संविधान निर्माण तक, संविधान जब तक, ये लोग कहते हैं कि भाई जब तक आप लोग अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक क्या होगा, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी के अनुसार आप लोग का दोनों इंडिया का और पाकिस्तान दोनों का जो शासन होगा उसी के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार चलेगा? 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। ठीक है, अब अगला ये लोग बात करते हैं कि कहते हैं भारत सचिव का पद जो है इसको हम लोग समाप्त कर देंगे और राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मतलब भारत सचिव का जो पद पहले गठित किया गया था अब उसको समाप्त कर दे रहे हैं और इसकी जगह राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं और रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जो रियासतें थी उस पे ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था उसको खत्म कर दिया जाएगा और उनको छूट दिया जाएगा। उनको छूट होगा या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या तो इंडिया में, या तो उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये क्लास ये रहा कि भाई आज हम लोग 3 चीजों पे बात की, वेवेल योजना या शिमला समझौता, दूसरी बात की हम लोग कैबिनेट मिशन और तीसरी बात की माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान या डिग्बी बर्ड प्लान या इस्मान प्लान 1947 पे बात की। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। यदि दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को वाइंड अप करता हूँ और तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल करते रहिए। जय हिंद।